आज हम लोग की कौन सी क्लास है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 21। इसके पहले हम लोग 20 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आपको लोग पीछे के स्लाइड देखिए, पीछे की क्लास पढ़ के आएंगे तो आगे क्लास आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट आपको चाहिए तो आप www.globaliti.org पर जाकर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपका प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी? विच रजिस्टर टू यूज मेजर द लाइट इंटेंसिटी? विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी? प्रकाश की तीव्रता हमेशा बोलते हैं, क्वेश्चन का की पॉइंट पकड़िए। बोला है प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी मेजर करनी है, मापने के लिए किस अवरोधक का, किस प्रकार के रजिस्टर का यूज करते हैं? अवरोधक का मतलब होता है प्रतिरोध, एक प्रकार का, ये भी प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है VDR, एक दिया है NTC, एक दिया है PTC। चारों ऑप्शन की ओर हम चर्चा करेंगे। यदि ऑप्शन में देखें तो हम हमेशा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो चारों डिस्कस करेंगे, ताकि जो है इस क्वेश्चन से हमारे और सारे डाउट क्लियर हो जाएं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है VDR। पहला क्या दिया है? VDR। VDR को बोलते हैं वोल्टेज, VDR को बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसके बाद LDR, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। देखो अभी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है तो क्या है, जब लाइट डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब इससे हम लाइट की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, बाकी वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो दिए हुए हैं, नेगेटिव टेम्परेचर किस में होता है? कुचालक में होता है। कुचालक में क्या होता है? कुचालक आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है, ये कुचालक पदार्थ होते हैं। इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक किस लिए होता है? क्योंकि इनमें यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका प्रतिरोध घटता है, मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और बात की जाए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट चालक पदार्थ में, जिसको कंडक्टिंग मटेरियल बोलते हैं, चालक पदार्थ क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं। इनमें क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। कारण उसका क्यों? क्योंकि यदि प्रतिरोध बढ़ता है, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसका मतलब ये कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं अपने आप में? पॉजिटिव। देखो क्योंकि टेम्परेचर के साथ में प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, मतलब जो है पॉजिटिव धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक आपस में रखते हैं। तो ये तो हमने चारों कैरेक्टरिस्टिक बताई। बाकी बात अगर रही इस क्वेश्चन की, विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, तो किसका यूज करते हैं हम? हमेशा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का यूज करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने में किसका यूज करते हैं? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को किस कोड को इंगित करता है? मतलब जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड होता है, इनमें से जो कोड दिए गए हैं, 4 कोड दिए गए हैं, कौन सा कोड उसको डिनोट करता है? तो उसके लिए हम आपको टेबल बता देते हैं छोटी सी, क्योंकि इसमें तो सिलिकॉन पूछा है, आगे चल के जर्मेनियम का पूछ सकता है या किसी और की क्यूब में पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, आपका कोडिंग का फार्मूला ये है ABCR। बेसिकली इसी 4 में से आपका काम हो जाएगा। ये किसके लिए होता है? ये जर्मेनियम के लिए होता है, ये जर्मेनियम के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये सिलिकॉन के लिए होता है। ये होता है गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है। और ये होता है कैडमियम सल्फाइड के लिए। ये किसके लिए होता है? कैडमियम सल्फाइड के लिए, कैडमियम सल्फाइड के लिए। ये किसके लिए होता है? कैडमियम सल्फाइड के लिए होता है। तो हमने आपको बताया ये ABCR। आप पूछा है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन का कीवर्ड आप लोग पहचानने की कोशिश करिए। बोला है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए क्या दिया है? देखो क्या दिया है? B कोड दिया हुआ है। तो ये राइट आंसर यहाँ से निकल आया आपको। सिलिकॉन के लिए क्या दिया है? कोड B दिया है। अब कहो सर आपने B तो बता दिया, लेकिन ये बगल में Y किस लिए लिखा है? तो Y क्या बताता है? Y इसकी वर्किंग के बारे में बताता है, Y इसकी वर्किंग के बारे में बताता है, Y वर्किंग। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया? फुल वेव रेक्टिफायर। आपके रेक्टिफायर 3 प्रकार के होते हैं, अगर बोले तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। इसके अलावा भी आप रेक्टिफायर करेक्शन करके बना सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर इसके अलावा 3 हमारे जो मतलब बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर।
अब बात किया है यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर की बात किया है। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होता है? एफ इन इक्वल टू एफ इन, ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी। जो रेक्टिफायर क्या करता है, हमारी जो सप्लाई है एसी को कन्वर्ट करता है किसमें? डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जब डीसी में कन्वर्ट करता है तो कुछ मात्रा में एसी भी आ जाती है, रिपल आ जाते हैं, कुछ मात्रा में एसी भी आ जाती है। फिर उसको फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं, जैसे एलसी फिल्टर वगैरह है, उन सब का यूज़ करते हैं। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है, जो रिपल फैक्टर होता है, देखो यहाँ पे तो रिपल फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, लेकिन रिपल फैक्टर जो होता है, रिपल फैक्टर जो आता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रिपल फैक्टर का मान कम से कम हो, उतना ही ज़्यादा, क्योंकि हमें प्योर डीसी चाहिए। प्योर डीसी के लिए हम फिल्टर लगाते हैं, भाई सही है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि रिपल फैक्टर का फार्मूला बताओ, रिपल फैक्टर का फार्मूला भी ये होता है। क्या होता है फार्मूला? रिपल फैक्टर इक्वल टू एफ का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है? एफ का होल स्क्वायर माइनस 1। एफ क्या है? आपका फॉर्म फैक्टर है। खैर इसका इस क्वेश्चन से मतलब नहीं, लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। रिपल फैक्टर का अगर फार्मूला पूछे तो आप जो है ऐसे बता सकते हो, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका राइट आंसर फिलहाल कौन सा है? एफ एन इक्वल टू एफ इन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज अ एक्टिव कंपोनेंट? विच इज अ एक्टिव कंपोनेंट? विच इज एक्टिव कंपोनेंट? एक्टिव कंपोनेंट वे होते हैं जिनमें ओम का नियम या किरचॉफ का नियम फॉलो नहीं होता या लागू नहीं होता। एक चीज याद रखिए, मतलब एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? विच इज अ एक्टिव कंपोनेंट, विच इज अ एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जिनमें ओम का नियम या किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता, उनको हम एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। देखो रजिस्टर में, इंडक्टर और कैपेसिटर में, इनमें क्या होता है? ओम का नियम या किरचॉफ लॉ जो है फॉलो होता है, लागू होता है कहीं ना कहीं। बात की जाए ट्रांजिस्टर में, तो ट्रांजिस्टर में हमारा ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से पूछा है, विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल? विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड? कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? अभी हमने आपको बताया था कौन सा अक्षर रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे देखते हैं, दिया है, आपको हमने बताया था, अभी जस्ट बताया है। क्या बताया है? ए बी सी आर करके लिए बताया था। ए किसके लिए होता है? जर्मेनियम के लिए। ए किसके लिए होता है? जर्मेनियम के लिए। बी किसके लिए होता है? सिलिकॉन के लिए। बी किसके लिए होता है? सिलिकॉन के लिए। सी किसके लिए होता है? गैलियम आर्सेनाइड के लिए। गैलियम आर्सेनाइड के लिए। सी किसके लिए होता है? गैलियम आर्सेनाइड के लिए। और बात की जाए आर की, तो ये किसके लिए होता है? कैडमियम सल्फाइड के लिए। किसके लिए होता है? कैडमियम सल्फाइड के लिए पहचान कराता है। अब यहाँ पे पूछा कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है, तो कौन सा होगा? आप लोग यहाँ से देख के जान गए होंगे। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? कैडमियम सल्फाइड को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल? प्रतीक का नाम क्या है? आपने जो है गेट की टेबल पढ़ी होगी, आशा है। यदि आपने थ्योरी क्लास पढ़ी, नहीं पढ़ी है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको समझाने की, बताने की। जो आपके पास गेट होते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट गेट, एंड गेट, आर गेट, तीन प्रकार के ये बेसिकली बेसिक गेट होते हैं। फिर बाकी आप जो है यूनिवर्सल गेट भी होते हैं, जिनसे सारी लॉजिक क्रिया कर सकते हो, तो उनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। लेकिन अभी जो बेसिकली इन्हीं का तीन का हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इन्हीं में थोड़े थोड़े करेक्शन करके, चेंजेस करके, आपस में जोड़ करके, मल्टीप्लाई करके हम जो है कुछ गेट लॉजिक सर्किट और सॉल्व करते हैं। मतलब इन्हीं में थोड़ा थोड़ा सा एक जनरेशन करके, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इनोवेशन करके, या थोड़ी सी समझिए कि आविष्कार करके, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा करके हम कुछ और लॉजिक गेट भी बनाकर लॉजिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। फिलहाल यहाँ जो पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, ये किसका सिंबल है? तो आपका जो एक प्रकार का गेट होता है नॉट गेट। कौन सा होता है? नॉट गेट। तो नॉट गेट में होता ये है, जो इनपुट देते हो उसी का जस्ट रिवर्स आपको आउटपुट मिलता है। नॉट गेट की सिंबल की बात करें अगर, तो नॉट गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। नॉट गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, जैसे मान लीजिए आपने इनपुट में ए दिया है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इन्वर्ट होके मिलता है। क्या मिलता है? इन्वर्ट होके मिलता है। इस प्रकार इसकी टेबल भी बना सकते हो। किसकी? इसकी टेबल बना सकते हो। यहाँ पे जैसे ए है, तो आपका जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा इन्वर्ट होके मिलेगा। आपने जैसे इनपुट में 0 दिया तो यहाँ पे 1 मिलेगा। यदि इनपुट में आपने 1 दिया तो आपको 0 मिलेगा। एक गेट होता है नॉट गेट, हमने आपको बता दिया। एक गेट होता है आपका एंड गेट। एक गेट होता है आपका एंड गेट। एंड गेट भी आप जानते हैं। एंड गेट में क्या होता है? y = a × b होता है।
y इक्वल टू a इंटू बी होता है। तो अब ये देखो इसका लॉजिक क्रिया, इसका लॉजिक क्रिया अभी थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये क्या होता है, जो बना हुआ गेट आपको दिखा रहा है, ये कौन सा गेट दिखा रहा, ये आपको दिखा रहा नैंड गेट, नैंड गेट दिखा रहा। कैसे नैंड गेट कैसे हो गया, तो हमने ये बताया आपको जो एंड गेट होता है, जो आपका एंड गेट होता है उसी के साथ में जो आपका कौन सा गेट होता है, उसी के साथ में जो आपका नैंड गेट होता है, एंड गेट होता है। एंड गेट का कुछ इस प्रकार बनता है, आप सब जानते हो। अगर इसी के साथ में हम नॉट गेट लगा दें, इसी के साथ में हम क्या लगा दें, नॉट गेट। एंड गेट आपका कौन सा है, दो टर्मिनल होते हैं ए बी। अब यहाँ पे क्या मिला, y इक्वल टू a इंटू बी मिला आपको एंड गेट में। अब यहाँ पे क्या लगा दिया आप, आउटपुट में क्या बोलते हैं, बाहर जो आपका आउटपुट मिला यहाँ पे क्या किस कनेक्ट कर दिए, ये नॉट गेट के लिए इनपुट बन गया। आप नॉट गेट के साथ इसको जब कैस्केड कर दिए, आप जोड़ दिए, तो ये आपकी वैल्यू जो है ये इन्वर्ट हो जाएगी ना, ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि नॉट गेट का क्या है, नॉट गेट का रूल ही हमने बता दिया पहले ही आपको कि क्या करता है, जो उसको इनपुट में दोगे उसका जस्ट रिवर्स वो आउटपुट में देता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अभी तो यहाँ पे आपको क्या मिला, अभी यहाँ पे क्या मिला, अभी आपको यहाँ पे मिला y इक्वल टू a इंटू बी मिला, लेकिन अब ये इन्वर्ट होके मिलेगा आपको। अब क्या मिलेगा आगे, इन्वर्ट होके मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा y इक्वल टू a इंटू बी, ये इन्वर्ट होके मिलेगा, बार के साथ लग जाएगा। तो यही तो दिया हुआ है यहाँ पे, y इक्वल टू a इंटू बी के बार दिया हुआ है, दो इनपुट दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब इनका दोनों का संयोग क्या है आपका, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, ये इधर लिख देते हैं, एंड गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट, इनके दोनों के संयोग से क्या बनता है, इनके दोनों के संयोग से आपस में इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नैंड गेट बनता है। उसी को हम बोलते हैं नैंड गेट। तो यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू a इंटू बी बार दिया हुआ है। तो ये किसकी टेबल दिखाई गई है आपको, नैंड गेट की दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए 2 इनपुट आर गेट, 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट नार गेट। अब देखो जो कह दो सर आपने तो ये बता दिया, यहाँ पे इस प्रकार सिंबल बना, जब इनको जो इनका फाइनल बनाओगे इक्वेशन तो यही बनेगा। मतलब अभी तो दो हमने मर्जिंग दिखाई है, किस प्रकार मर्ज किए हैं, एंड गेट के साथ में हमने नॉट गेट को मर्ज किया है। लेकिन जब फाइनल इक्वेशन बनेगी तो इस प्रकार बनेगी, इस प्रकार इसकी इक्वेशन बनेगी। और क्या बनेगी, y इक्वल टू a इंटू बी का इनवर्स आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, a इंटू बी के साथ बार में मिलेगा। तो क्या हुआ, आपके दो टर्मिनल है a और b, दो टर्मिनल है। आपने जो है एंड गेट के साथ में किसको जो है कनेक्ट किया, नॉट गेट को। आपको जो मिला था एंड गेट का आउटपुट वो इन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने उसके साथ नॉट गेट कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a इंटू बी बार हो गया। उसके बाद ए बी बार बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 इनपुट आर गेट, 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट नार गेट, 2 इनपुट नैंड गेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 इनपुट नैंड गेट, जो यहाँ पे दिखाया गया है। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है व्हाट इज द विच इज द पैसिव कंपोनेंट, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, डायक, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर। अभी देखो एक्टिव की बात किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे पैसिव पूछ लिया है, पैसिव पूछ लिया। अभी जस्ट पीछे शायद 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग पहले क्या किए थे, एक्टिव कंपोनेंट का किए थे, यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट पूछ लिया है। तो ये जो हमारे हैं डायक, ट्रायक, ट्रांजिस्टर, ये कौन से कंपोनेंट है, ये एक्टिव कंपोनेंट, हमने अभी पीछे बताया भी है। ये कौन से है, एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वे होते हैं जिसमें ओम का नियम या किरचॉफ का नियम फॉलो नहीं होता। बात की जाए कैपेसिटर में, तो इसमें फॉलो होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। सिंबल हमने आपको बताया थे, आप टेबल में बना लीजिए, पूरे सिंबल जितने भी हैं सब बना करके कहीं पे जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए। आपको डेली देखिए बहुत सारे सिंबल एक साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि बाकी सिंबल में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। आपको लगेगा ये डायक का है, ये ट्रायक का है, तो आपको थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन अगर डेली बाई डेली देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप इजिली कर पाओगे। जो सिंबल दिखाया गया है ये डायक का है। इसी प्रकार सिंबल अगर दे दे आपको ट्रायक का, तो ट्रायक में क्या होता है, एक टर्मिनल और आ जाता है। ट्रायक का जो सिंबल होता है, जैसे ये डायक का दिया हुआ है। अब अगर इसी प्रकार आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्रायक का सिंबल दे देगा तो आप कहोगे सर ये ट्रायक में क्या होता है, ट्रायक में जो है एक गेट टर्मिनल आ जाता है ना, एक क्या आ जाता है, गेट टर्मिनल आ जाता है ट्रायक में। अगर ये सी आर का दे देगा, अभी ये सी आर का दे देगा, तो आपको सब कंफ्यूज करने के लिए कई सारे सिंबल दे सकते हैं। ये सी आर का सिंबल हो जाएगा। तो यही दिया है, IGBT का दे देगा, डायक का दे देगा, ट्रायक का। लेकिन जो सिंबल दिखाया गया है ये किसका दिखाया गया है, ये आपका डायक का सिंबल दिखाया गया है। ये आपका डायक का सिंबल दिखाया गया है। इसमें 2 टर्मिनल है। ये सिंबल आपका किसका है, ये सिंबल डायक का है। SCR का सिंबल हमने बताया। IGBT का सिंबल भी इसी प्रकार होता है। IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट
बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, डायक का, ट्रायक का ये बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डायक। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डायक। जो दिखाया गया सिंबल किसका है? ये डायक का सिंबल दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? तो अगर बाइनरी का बेस देखें तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 0 और 1। तो टोटल इसका कितना हुआ? 2 हुआ। बात करें बाइनरी के बाद आता है ऑक्टल, तो 0 to 7 इसमें होते हैं नंबर, तो इसका बेस कितना हो जाता है? आप देखे होंगे 8 होता है। अगर बात की जाए डेसिमल की तो इसमें कितने होते हैं? 0 to 9 कैरेक्टर होते हैं, इसका बेस कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। अगर बात की जाए हेक्साडेसिमल की तो 0 to 15 होते हैं। टोटल आपके कितने हो जाएगा बेस इसका? 16 हो जाएगा। यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी चारों के लिए भी आप लोग याद रखिएगा। किसके लिए? बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप उनको भी याद रखिएगा। अब दिया है अगला क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट एसी सिग्नल विदाउट इनपुट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल, बिना इनपुट के, देखो ये चीज़ बहुत ध्यान देना है, बिना इनपुट के। तो फिल्टर सर्किट, इनमें इनपुट देना पड़ता है। जो आपका रेक्टिफायर वगैरह होता है वहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं, क्योंकि जो कभी कभी जो रेक्टिफाई होकर आपको मिलती है डीसी, वो उसमें पल्सेटिंग डीसी होती है, कभी कुछ मात्रा में एसी आ जाती है, उनका वहाँ पे यूज होता है, तो इनपुट तो लगता ही लगता है। रेक्टिफायर सर्किट इसी का जो पार्ट है, हमने बताया। एम्पलीफायर सर्किट में एम्पलीफाई करने के लिए भी हमें जरूरत होती है, लेकिन इनपुट की। अब यहाँ पे क्या बोला है? बिना इनपुट के। तो बिना इनपुट के कब हो सकता है? एक ही चीज़ हो सकती है, यदि आउटपुट जो हमें मिलता है, आउटपुट की तुलना यदि इनपुट से कर दे, मतलब किसी प्रकार की कोई फीडबैक जैसा अरेंजमेंट कर दें, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑसिलेटर सर्किट। इसका राइट आंसर ऑसिलेटर सर्किट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटी। कौन सा उपकरण मापे हुए परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर, फंक्शन जनरेटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अब देखो पूछा विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर टू टेस्टेड क्वांटिटी। जो टेस्टेड क्वांटिटी होती है उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है आपको, कौन दिखाता है इसको दिखाता है CRO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलेशन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इससे क्या मापते हो? इससे आवृत्ति माप सकते हो आप, इससे आवृत्ति माप सकते हो, इससे आप जो है धारा भी माप सकते हो, इससे आप वोल्टता भी माप सकते हो। फिलहाल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। आपने एम्पलीफायर पढ़े हुए हैं, कई प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं। तो जो दिखाया गया एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर है? तो आपको देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपकी सप्लाई है, पॉजिटिव साइकिल, ये सप्लाई की नेगेटिव साइकिल है, ये आपका सप्लाई दिया गया है। ये आपके रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1, एक रजिस्टर आपका R2 लगा हुआ है। सप्लाई दोनों तरफ दिखाई गई है। ये आपका VCC है। पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर, का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर देखिए पुश का काम कर रहा है, एक ट्रांजिस्टर पुल का काम कर रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो जाएगा? पहली चीज तो पुश पुल ट्रांजिस्टर हो जाएगा। और क्लास कैसा है? क्लास B टाइप पुश पुल ट्रांजिस्टर हो जाएगा। पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। यहाँ से देखिए आप, अगर आपको फिगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, बाकी हम बता देंगे। एक ट्रांजिस्टर पुलिंग का काम कर रहा है, एक ट्रांजिस्टर पुशिंग का काम कर रहा है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर दिया है? व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर, तो कौन सा है ये? क्या ट्रांजिस्टर आपको बताया कि इसमें पुश क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिस्टर पुश कर रहा है, एक ट्रांजिस्टर पुल कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। कौन सा है? क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन ऑसिलेटर सर्किट। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना का फार्मूला कौन सा होता है? पूछा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसको किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं? तो सब लोग जानते हैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को FR से रिप्रेजेंट करते हैं। FR = 1/2π√LC। इसका राइट आंसर है। फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। फार्मूला क्या होता है? 1/2π√LC। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन दिया है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो होता है आपका, जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? जो आपका बेस एमिटर ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कह सकते हैं।
यहाँ पे आप जो है बेस क्या बोलते हैं, क्या इसको क्या बोलते हैं, बोला है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन की बात किया है। बेस एमिटर जंक्शन, बेस सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन में बेस एमिटर जंक्शन न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है, तो बेस एमिटर जंक्शन ये हो गया, बेस कलेक्टर जंक्शन ये हो गया। अगर फॉरवर्ड बायस में ये है तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है, तो बेस एमिटर और बेस कलेक्टर, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब देखो बेस कलेक्टर जो है आपका कलेक्टर बेस जंक्शन जो हो जाएगा कौन सा, रिवर्स बायस में, और एमिटर बेस कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। पूछा है न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी होती है, तो हमने बताया था आपको कितनी होती है, 0.6 टू 0.7। जो एग्जैक्ट मात्रा में देखें तो 0.7 ही होती, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 0.6 टू 7 वेरिएशन दिया है, तो आप इसी को राइट आंसर के रूप में मानेंगे। कहीं कहीं केवल 0.7 दे देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे 0.7 ही टिक करना है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर फॉर कलर बैंड रेड, वायलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड रिप्रेजेंटेटिव। हम बता रहे हैं, कल से कई क्वेश्चन करवा चुके हैं, आपके कलर कोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। कलर कोडिंग का एक फार्मूला होता है, आप सब जानते हैं, और हिंट भी हमने कई बार दी है कलर कोडिंग पढ़ने के लिए। तो हिंट क्या होती है यहाँ पे, जैसे आपका है BB, जैसे आपका आप याद कर लीजिए BB राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट, इस तरीके से याद कर लीजिए। आप इनकी नंबरिंग याद कर लीजिए, 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इनकी नंबरिंग हो गई। उसके बाद जो पहले की दो होती है डिजिट शो करती है, तीसरा क्या शो करता है, मल्टीप्लायर शो करता है। तीसरा आपका क्या होता है, मल्टीप्लायर बताता है। मल्टीप्लायर किस प्रकार बताता है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। इसी प्रकार इनका मल्टीप्लायर की फॉर्म होती है। अब देखो यहाँ पूछा व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर विथ 4 कोर। अब देखो 4 कलर बैंड कितने हैं आपके, 4 है, 5 बैंड का भी दे सकता है, 4 बैंड का भी दे सकता है। यदि 4 बैंड का है तो पहले के दो क्या बताएंगे आपको, डिजिट बताएंगे, तीसरा क्या बताएगा, मल्टीप्लायर बताएगा, और जो चौथा है वो टॉलरेंस का होता है। टॉलरेंस का मतलब जो आपकी इरार होती है, टॉलरेंस का ग्रुप होता है। तो यहाँ पे टॉलरेंस की बात की जाए, टॉलरेंस कितनी होती, कैसी होती, अगर बात करें गोल्ड के केस में तो गोल्ड की होती है ±5%। सिल्वर की कितनी होती है, सिल्वर की होती है ±10%। और उसके बाद बात की जाए नो कलर, यदि कोई कलर नहीं दिया है, नो कलर, तो आपकी होती है ±20%। अगर बात करिए इस केस में तो इनका भी आपका टॉलरेंस होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको बेसिकली वहीं से क्लियर हो जाएगा। इन सब का टॉलरेंस बहुत कम ही पूछता है, फिर जानकारी के लिए आप जान जाइए। तो ये आपकी छोटी सी टेबल हुई। अब देखो यहाँ पे दे रखता है, क्या बोला है, 4 बैंड है आपके, 4 बैंड है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपके पहले दो क्या बताएंगे, डिजिट, ये मल्टीप्लायर, ये टॉलरेंस का ग्रुप बताएगा। तो यहाँ बोला हुआ है टॉलरेंस, क्या बोला है, टॉलरेंस का कलर कौन सा दिया है, बैगनी, नारंगी और सोने का, मतलब गोल्ड का कलर दिया है। तो टॉलरेंस का कितना हो जाएगा, +-5%, तो इसका हो गया, +-5% इसका हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड लास्ट कौन सा दिया है, 4 क्रमशः रंग बैंड, लाल, बैगनी, नारंगी दिया है। तो नारंगी किसका होता है, ऑरेंज का। ऑरेंज का क्या होता है, 10 की पावर 3 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद बाकी के 2 डिजिट बचे हुए हैं। फर्स्ट क्या दिया है, रेड दिया है, सेकंड क्या दिया है, बैगनी दिया है। तो यहाँ फर्स्ट क्या दिया है, रेड का कितना होता है, 2 होएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, बैगनी दिया हुआ है, ये वायलेट, बैगनी को वायलेट बोलते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ 7 नंबर पे, क्या दिया हुआ, 7 नंबर पे। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि डिजिट बताता है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आपका निकल के आएगा, क्या आएगा, 2 7, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है, 10 की पावर 3 ±5%। +-5% किसके लिए, क्योंकि गोल्ड का कलर बोला हुआ, तो हम +-5% लेंगे। अब ये करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। उसके बाद +-5%, 27 का +-5% निकालेंगे 27,000 का। कैसे निकालेंगे, कहीं पे स्पेस अगर देखिए, अगर आप ये लिख चुके हो तो इसको हम इरेज कर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बैक करके देख लीजिए, जैसा भी हो आप देख लीजिए। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक, इसको हम इरेज कर देते हैं, इधर का पोर्सन, इसका पोर्शन हम इरेज कर देते हैं। अगर हम इसका 5% निकाल लें तो इसका 5% कितना आएगा, 27,000 जो दिया हुआ है,
27,000 दिया हुआ, इसका 5% निकाल लेंगे। आप जानते हो सब लोग कैसे निकालते हैं परसेंटेज, 5% निकाल लेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई 5, 270 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 1350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1350 आ जाएगा। तो 27,000 में एक बार 1350 घटा देंगे, एक बार 1350 जोड़ लेंगे। तो 27,000 में एक बार 1350 जोड़ लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे 1350 घटा देंगे। एक बार 1350 जो है जोड़ लेंगे, एक बार 1350 घटा देंगे। 1350 एक बार घटा देंगे, एक बार क्या कर लेंगे 1350 जोड़ लेंगे। एक बार इधर ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे 27,000 प्लस 1350 एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28,350 आ जाएगा। यदि एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25,650 आ जाएगा। एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25,650 आ जाएगा। 25,650 इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 5% बोला है। तो 27,000 का प्लस माइनस 5% आप निकाल लेंगे, परसेंटेज निकालना जानते हैं। जैसे ही परसेंटेज निकालेंगे तो एक बार आप जो है प्लस करके देख लीजिए, एक बार आप माइनस करके देख लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। और आपके कैसे रहे क्लास, आप जो है क्वेश्चन देखिए, आप रिवीजन करिए। यदि इस क्लास से आपको कुछ जानकारी मिल रही तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि वो सब बेचारे भी लाभ ले सके। आप लोग क्लास का रिवीजन करिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आपको मन से पढ़ना होगा। यदि इस क्लास से कुछ जानकारी मिल रही तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये उन सब बच्चों को भी मिले जो इस जानकारी से, इस सुविधा से वंचित है, उन सब का भी लाभ हो सके।